नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज आपके साथ एक बार फिर एक बहुत ही संवेदनशील विषय है गौ संरक्षण का, बैल आधारित कृषि का। देश की नीतियां, कई राज्य सरकारें गाय को बचाने यानी गौवंश को बचाने के प्रयास में लगी हुई हैं, लेकिन गौवंश धीरे धीरे देश से समाप्त होता जा रहा है। जब मैं जैविक कृषि की बात करता हूँ, परंपरागत कृषि की बात करता हूँ, सनातन कृषि की बात करता हूँ, रसायनों का विरोध करता हूँ, मैकेनाइजेशन का विरोध करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि आज की परिवेश में ये विषय दकियानूसी का है। यानी कि सत्य बोला जाए तो उसको दकियानूसी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि गौवंश हमारी सनातन कृषि का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ये आधुनिक जो कृषि तकनीकियां हैं, जो कृषि का आधुनिक रूप है, उसका इतिहास केवल 60-70 साल पुराना है। और 60-70 साल में ही लोगों को ये समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। पर्यावरण प्रदूषण समझ में आ गया, भूमि की गिरती उर्वरा शक्ति का एहसास हो गया, गिरता जलस्तर, बढ़ती बीमारियां, गांव से प्रतिदिन हो रहा पलायन। तो ऐसी बहुत सारी मानव जीवन की समस्याएं हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि मैंने अपनी सनातन संस्कृति को दिमाग से हटा दिया। लोग चाहते हैं कि गाय बची रहे, लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये गाय को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो नीतियों को और पब्लिक को मिलकर के निभानी होंगी। मैं आपको बैल आधारित कृषि और गौपालन के जो लाभ थे उसके बारे में थोड़ा सा एक डाटाबेस चीज़ बताऊंगा, शायद आपके दिमाग में चली जाए। वर्तमान समय में हमारे देश में 14.90 करोड़ किसान हैं। इनमें से करीब 2 करोड़ किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, जिनका 13% यानी 13% किसान ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर है। 1.5 करोड़ के आसपास ऐसे किसान हैं जिनके पास आज भी बैल से खेती करते हैं, उनकी संख्या मात्र 9% है। यानी कि कृषि का काम करने के लिए, खेती करने के लिए ट्रैक्टर या बैल की ज़रूरत होती है, बैल हो या ट्रैक्टर हो। और देश में केवल 3 करोड़ 37 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी संख्या 22% है कि उनके पास या तो खुद के ट्रैक्टर हैं या स्वयं के बैल हैं। अभी 11 करोड़ 53 लाख किसान ऐसे हैं साधन विहीन, जिनके पास ना स्वयं का ट्रैक्टर है और ना स्वयं के बैल हैं। इनकी संख्या 78% है। आपने देखा होगा कि 1900 हरित क्रांति के पहले यानी 1980 के दशक की बात अगर देखें तो गांव में जिस व्यक्ति के पास ज़मीन होती थी वो कहीं शहरों में पलायन नहीं करता था। और 1970 का दशक मुझको याद है कि गांव के जो भूमिहीन परिवार होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो भी शहरों की ओर नहीं भगते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में बैल आधारित कृषि होती थी। जो बड़े किसान थे, उन हर बड़े किसान के साथ गांव का एक भूमिहीन कृषक परिवार संबद्ध रह करके खेती करता था, यानी उसकी जीविका वहीं चल जाती थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद जब हरित क्रांति आई तो उसमें सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों की बात हुई, फिर रासायनिक उर्वरकों की बात हुई, साथ साथ मैकेनाइजेशन आया। गांव में पहले 1972 में मेरे सामने एक ट्रैक्टर आया
तो उस ट्रैक्टर के आ जाने से गांव के 10-15 किसानों ने बैल बेच दिए और उस ट्रैक्टर वाले किसान से किराए पर खेत को जुतवाने लगा। तो एक आदमी ने जिसने ट्रैक्टर लिया था उसकी आय का जरिया बढ़ गया, यानी कि ट्रैक्टर से किराया भाड़ा उसको मिलने लगा। फिर अगला एक आदमी और ट्रैक्टर लाया, सामर्थ्य नहीं थी, बैंकों ने लोन देना शुरू किया कि ट्रैक्टर लेने के लिए लोन ले जाइए। तो आज धीरे धीरे करके क्या हुआ कि 13% किसानों के पास ट्रैक्टर हो गए और ये 13% किसान इन 78% किसानों की ज़मीन जोत करके अपना आय बढ़ाते हैं। तो ये जो 13% किसान है ये किराए का ट्रैक्टर चला करके और 78% लोगों की ज़मीन को जोतना, उनकी कटाई मड़ाई करना, उनका माल भाड़ा मंडी तक पहुंचाना, तो इनकी तो आमदनी बढ़ गई। और ये जो 78% किसान थे, इनका एक अध्ययन के उपरांत पता चला है कि मैकेनाइजेशन में यानी ट्रैक्टर के भाड़े में, फसल की मड़ाई में, कटाई में, ऐसे चीज़ों में, अनाज को मंडी तक ले जाने में एक 18% इनकी जो कुल आमदनी है उसका 18% हिस्सा ये ट्रैक्टर मालिक को किराए के रूप में दे देते हैं। खेती में ये जो रसायन यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक या फसल सुरक्षा रसायन, 20% हिस्सा इनका उसमें चला जाता है। तो देश के जो लघु सीमांत जो छोटे किसान हैं, इनकी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खेती पाती छोड़ करके बड़े बड़े महानगरों में रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। कारण कि आधा हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन है और 5 फैमिली मेंबर हैं और बैल है नहीं, गाय है नहीं, तो उसके सामने रोजी रोटी का संकट है। यानी कि साल भर में वो मुश्किल से मुश्किल 10-12 हज़ार रुपये कमाता है। 10-12 हज़ार रुपये कमा करके खेती से 5 फैमिली मेंबर 365 दिन नहीं पाले जा सकते, इसलिए ये रोजी रोटी की तलाश में महानगरों में जाते हैं। जो बड़े किसान थे ये 13% जिनके पास आज ट्रैक्टर है, इनके पास कभी कभी 2-2 जोड़ी बैल हुआ करते थे और खेत जोतने के लिए गांव के जो 10-15% भूमिहीन कृषक परिवार थे वो इनके यहाँ इनको रोजगार मिलता था। अब चूंकि इन्होंने ट्रैक्टर ले लिया इसलिए गांव के जो भूमिहीन कृषक परिवार थे उनको रोजगार नहीं मिलने लगा, वो भी महानगरों में चले गए। वर्तमान में नीतियों ने गांव का पलायन रोकने के लिए मनरेगा योजना चलाई कि एक गांव के किसी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उसी के गांव में मिलेगा। मनरेगा कितनी सफल हुई हमें बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के बैल आधारित कृषि जब होती थी, गांव के भूमिहीन कृषक परिवारों को काम मिलता था। इनकी संख्या 2.90 करोड़ है। लघु सीमांत कृषक संकट में नहीं थे और ये मैकेनाइजेशन का परिणाम है। मैं आपको एक बात फिर कई बार बता चुका हूं कि हमारे देश में ये जो मैकेनाइजेशन, हमारे देश की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें मैकेनाइजेशन रत्ती भर सूट नहीं करता। कारण ये है कि हमारे देश के पास विश्व की कुल 2.4% जमीन है, जबकि विश्व की 17.5% आबादी इस छोटे से भूभाग में रहती है। तो जिस देश के पास काम करने के लिए 2 हाथ हों, श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में हो, उस देश में मैकेनाइजेशन बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन हमारी नीतियों ने मिलकर के, बुद्धिजीवियों ने इस मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया। परिणाम क्या हुआ कि आज जो गांव में किसान हैं, किसानों को समय पर मजदूर नहीं मिलते। खेती में कई काम ऐसे हैं जो ट्रैक्टर नहीं कर सकता, वो काम मजदूर ही करेंगे। और गांव के मजदूर तो भूमिहीन जो लोग थे वो तो चले ही गए शहरों में।
जो लघु और सीमांत श्रेणी के किसान थे वो उनकी भी बहुत भारी तादाद जो है महानगरों में शिफ्ट हो गई। तो गांव में जिनके पास ठीक ठाक ज़मीन है उनको पर समय पर मजदूर नहीं मिलते। मनरेगा जैसी भारी भरकम योजना में लाखों करोड़ रुपया व्यय होने के बावजूद ये बेरोजगारी की समस्या गांव में सॉल्व नहीं हो पा रही है। ये जो गौवंश जो छोड़ दिया गया, अभी भी बहुत सारा गौवंश है जो सड़कों पर खेतों में छुट्टा घूमता है। उसके कारण फसलों की रखवाली का संकट है। किसान रात रात भर जगता है। कृषि में फसलों की उत्पादन लागत बढ़ने के बाद और आमदनी घटने के बाद देश में प्रतिवर्ष लाखों किसान आत्महत्या करते हैं। एक खेत में 10-10, 8-8 बार जब भारी भरकम 3 टन का ट्रैक्टर दौड़ता है तो भूमि की निचली सतह कठोर हो गई है। फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। ये तो रहा विषय कि बैल आधारित कृषि करने से क्या फायदे थे और मैकेनाइजेशन से क्या नुकसान हुए। अब मुद्दा ये है कि ये गौवंश बचना चाहिए या नष्ट हो जाना चाहिए। और अगर ये देश के लोग ऐसा नीतियां चाहती नहीं, गौवंश तो बहुत ज़रूरी बचना चाहिए, तो अब विषय आता है गौवंश बचेगा कैसे। आज कई प्रदेश सरकारों ने गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बावजूद भी गौ हत्या जारी है। हम कभी भी आज की तारीख में जैसे उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो गाय को बचाने के लिए गौ आश्रय स्थल खोले गए हैं। यानी कि जो भी छुट्टा गौवंश है जिसको किसानों ने छोड़ दिया है उसको जगह जगह गौ आश्रय स्थल खोल दिए गए। एक सरकारी फरमान है और उसमें वो गौवंश अंदर कर दिया गया। खाने की व्यवस्था कैसी है, पीने की व्यवस्था कैसी, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, वास्तव में अंदर हैं कि फिर रात के अंधेले में फिर बाहर चले जाते, ये किसी से छुपा नहीं है। मुद्दा ये है कि गाय को हम माँ मानते आए हैं सदियों से। माँ इसलिए क्योंकि उसके बछड़े ही हमको अनादिकाल से पालते आए। कल्पना करिए 70 साल पहले तो ट्रैक्टर नहीं था और करोड़ों साल से हम इसी बैल के सहारे खेती करते आए। तो आज अगर हम सोचते हैं कि गौवंश अगर बचना चाहिए और फिर हम बचाना चाहते हैं गौ आश्रय स्थल के माध्यम से, तो मैं बता दूं देश गाय को नहीं बचा पाएगा। और अगर नीतियां चाहती हैं कि गौवंश बचना चाहिए तो उनके लिए एक बहुत सरल सुझाव है कि जो बैल आधारित कृषि को बंद कर देने का ही परिणाम है, बैल आधारित कृषि परंपरा बंद होने का ही परिणाम है क्या कि गांव के भूमिहीन लघु सीमांत किसान पलायन कर गए, गांव के और बहुत सारे लोग शहरों में शिफ्ट हो गए। अगर जो किसान बैल से खेती करता है, एक विषय आता है कि बैल आधारित कृषि परंपरा आखिर बंद क्यों हो गई, तो मैं बताऊं आपको कि जो किसान, ये जो मैंने इधर बताया कि 9% किसान आज भी बैल से खेती करते हैं, इनको सरकार क्या देती है। ये किसान अपनी बैल से, गाय से पैदा हुए गोबर से खाद बना के खेतों में डालता है, यानी ये रसायन कम यूज करता है। जबकि जिसके पास गोबर की खाद नहीं है वो रासायनिक उर्वरक यूज करता है। 1 हेक्टेयर का किसान 10,000 रुपये औसत, 10 से 15,000 रुपये औसत अनुदान पाता है रसायनों पर, लेकिन जो बैल से खेती करता है उसको कुछ नहीं मिलता। जो ये 13% किसान हैं, ये जो कृषि यंत्र आते हैं, हर कृषि यंत्र पर इनको अनुदान मिलता है, लेकिन जो बैल से खेती करता है उसको कोई अनुदान नहीं।
जबकि बैल से खेती करने वाला प्रकृति का संरक्षण करता है, भूमि की उर्वरता का संरक्षण करता है, भूगर्भ जल का दोहन कम करता है और जैविक उत्पाद तैयार करता है, लेकिन उसको ठेंगा दिखा दिया हमने। तो आज जो विषय है, ये विषय कई बार लोग इसको हिंदू मुसलमान में जोड़ देते हैं। ये विषय हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति का विषय है। अब प्रश्न ये है कि अगर नीतियां चाहती हैं गाय बचे, गाय बचाना है तो दो उपाय हैं कि कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरकों पर अनुदान बंद कर देना चाहिए। जैसे ही रासायनिक उर्वरकों पर अनुदान बंद होगा, जैसा कि आपको मालूम है फास्फेट की एक बोरी पर 1500 रुपये का अनुदान है और यूरिया की एक बोरी पर 1000 रुपये का अनुदान है। अगर ये अनुदान बंद होगा तब लोगों को चिंता होगी कि नहीं गोबर की खाद की क्या महत्ता है, तब शायद गाय बैल पालने के प्रति लोग आगे आएं। या बैल आधारित कृषि करने वाले कृषकों की, जो किसान, जैसे ये किसान जो 9% किसान है हमारे देश के जो बैल से खेती करते हैं, अगर इन किसानों की उपज को, जैसे कि आज देश में जैविक कृषि और परंपरागत कृषि की बात चल रही है, क्यों ना हमारे देश की नीतियां जो बैल से खेती करते हैं उनकी उपज को 20% अधिक मूल्य देना शुरू कर दें। फिर क्या होगा कि जो किसान बैल से खेती नहीं करते हैं, लघु सीमांत हैं, फिर उनको एक लालच आएगा और इसमें नीतियों का जाएगा कुछ नहीं। वो जो ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर और जो रसायनों पर अनुदान है, वही अनुदान यहाँ शिफ्ट होना है। तो एक तो इशू ये है कि इसको नीतियाँ चाहें तो बच सकता है, अन्यथा फिर लघु सीमांत किसानों को सलाह है कि बहुत सारे गांव के किसान जो दर दर भटक रहे हैं महानगरों में, उन्होंने भी देख लिया, महानगर में भटक करके भी देख लिया कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो 2 बीघा 3 बीघा जो भी उनके घर में ज़मीन है, गौवंश छुट्टा घूम रहा है, तो उस गौवंश को पकड़ करके और खेती में उपयोग किया जाए। ये तो तय मान लीजिए कि ये जो बैल है, बैल या गाय, मैं बार बार कहता हूँ ये मेरी सनातन कृषि का हिस्सा था और इसको छोड़े हुए अभी मात्र 60 साल हुए हैं और आटा दाल का भाव मुझे पता चल गया। तो ये तो मान लीजिए कि मुझे लौटना तो होगा एक दिन वक्त आएगा कि जब मुझे बैल आधारित कृषि की ओर लौटना पड़ेगा। कारण ये है, मैंने आपको बताया कि कभी कोई अगर किसी के दिमाग में ये बात हो कि दुनिया चंद्रमा में जा रही और आप बैल की बात कर रहे हैं, तो भारत जैसे देश में जहां आबादी 135 करोड़ है और जमीन की मात्रा बहुत सीमित है, यानी कि 14.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, और मैकेनाइजेशन में आ गए तो दिक्कतें बहुत हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान अगर चाहिए, मनरेगा जैसी स्कीम में अगर धन बर्बाद ना करना हो, रासायनिक उर्वरकों पर अगर सब्सिडी से बचना हो, प्रकृति के परिवेश को बचाना हो, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। नीति निर्माताओं की भी जिम्मेदारी है और आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। खेती में अगर श्रम से बचेंगे तो ये जान लीजिएगा कि अंत हमारा बहुत नज़दीक है। और अगर अभी भी किसी को अंत नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेंटली हैंडीकैप्ड है। भूमि की उर्वरता इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, भूगर्भ जल स्तर इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है, बायोडाइवर्सिटी इतनी खराब हो गई है कि अगर ईमानदारी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अब 15, 20, 25 साल के बाद एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। तो अगर मुझे आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की चिंता है, अपने स्वास्थ्य की चिंता है, इस धरती माँ की चिंता है, जिसको हम माँ कहते हैं, गौ माता की चिंता है, तो इस विषय को कंसीडर तो करना पड़ेगा। और अगर इसको कंसीडर हम नहीं करते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है।
दर्शकों से अनुरोध है कि जो मेरी वीडियो सुनते हैं, जिन्हें मेरे विचार पसंद आते हैं, तो ये गौ पालन का, बैल आधारित कृषि का एक ऐसा प्रसंग है, अगर रात रात भर जग करके फसलों की रखवाली से बचना हो, अगर कृषि को फिर से उत्तम खेती मध्यम बान वहाँ ले जा कर के खड़ा करना हो, तो ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जन जन तक ये बात पहुँचे, लोगों में कुछ तो संवेदना जागृत हो कि कृषि के इस सत्य को समझें और आगे बढ़ें। नहीं, अगर मैंने तय कर रखा है कि हम अपने बच्चों की चिंता नहीं करते तो अलग की बात है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।